सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। कर लेते हैं तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कुंडली में विवाह के योग कैसे देखें। यदि कोई इस कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं यह उचित आयु में विवाह के योग। विवाह के योग कई प्रकार से होते हैं, ग्रहों के योग पर भी आधारित होते हैं। कुंडली में ग्रहों के ग्रह योग स्थितियों के आधार पर या ग्रहों की दशाओं के आधार पर भी हम लोग विवाह के समय देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला सूत्र है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सातवें भाव का स्वामी बलवान हो और शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो तो नहीं, सातवें भाव का स्वामी बलवान हो, सातवें भाव का स्वामी बलवान हो और किसी शुभग्रह के साथ में लग्न में हो, दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो या 7वें भाव में हो तो उचित समय पर शादी होता है। यह सूत्र यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। यदि महिला की कुंडली है तो भी यह नियम उतना ही लागू होता है जितना कि पुरुष की कुंडली पर। सातवें भाव के स्वामी के साथ कोई भी शुभग्रह साथ में हो और वह लग्न में हो, दूसरे में हो, 11वें या 7वें भाव में हो तो यही हम लोगों ने पढ़ा है ना। जी गुरुदेव। अच्छा, दूसरा सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि कुंडली में सप्तमेश बलवान हो और शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में हो तो शादी होता है उचित समय से। इस उदाहरण कुंडली में सातवें भाव का स्वामी शनिदेव देखने में तो नीच के हैं परंतु नवमांश में उच्च के हैं, इसलिए सप्तमेश बलवान हो गए, और शुक्रदेव जो है वह केंद्र में है, इसलिए समय से शादी होने की संभावनाओं में बल मिलता है। यदि महिला की कुंडली हो, सातवें भाव का स्वामी बलवान हो और देव गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो तो शादी समय से होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। इसके बाद में तीसरा सूत्र, यदि पुरुष की कुंडली हो और शुक्रदेव दूसरे भाव में हो और 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हों या 11वें भाव को देखें तो शादी होने की संभावनाओं में, समय से शादी होने में की संभावनाओं में बल मिल जाता है। यदि महिला की कुंडली हो तो दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति हो और 11वें भाव में 11वें भाव के स्वामी बैठे हों या 11वें भाव को देखे तो समय से शादी होने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर कि जन्म के समय में या कुंडली में चंद्रमा से सातवें भाव में, कुंडली में चंद्रमा से सातवें भाव में चंद्रमा के तत्कालिक मित्र की राशि हो और उसमें शुक्रदेव बैठे हुए हों, यानी कि पुरुष की कुंडली हो और चंद्रमा से सातवें भाव में चंद्रमा के तत्कालिक मित्र की राशि हो। इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा से सातवें भाव में मेष राशि है, जो चंद्रमा से मंगल तीसरे भाव में है, चंद्रमा एवं मंगल में तत्कालिक मित्रता है, चंद्रमा से सातवें भाव में मंगल की राशि है, और यदि यहाँ पे शुक्रदेव होते हैं किसी शुभग्रह के साथ तो सामान्य
स्थिति में शादी यानी कि उचित समय से शादी होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। यदि महिला की कुंडली हो तो नियम यही रहेगा कि चंद्रमा के 7वें भाव में चंद्रमा के तत्कालिक मित्र ग्रह की राशि हो और उसमें देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हों किसी शुभ ग्रह के साथ में, तो उचित समय से शादी होने की संभावनाओं पे बल मिलता है। हाँ, अब यहाँ पे पापग्रह कौन होगा, शुभग्रह कौन होगा, तो केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी चाहे वह पापग्रह ही क्यों न हो, वे शुभग्रह का काम करते हैं विवाह के लिए। इसके बाद में यदि पुरुष की कुंडली हो, शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में हो, यदि पुरुष की कुंडली हो और शुक्रदेव केंद्र या त्रिकोण में हो और उससे 7वें शनिदेव हो, तो भी शादी समय से होने की संभावनाओं में बल मिलता है, लेकिन कुछ रुकावट के साथ में। कुछ समस्या देते हैं लेकिन समय से शादी हो जाती है। यदि महिला की कुंडली हो और केंद्र या त्रिकोण में देव गुरु बृहस्पति हो और उससे 7वें शनिदेव हो, महिला की कुंडली हो और देव गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरुदेव से 7वें शनिदेव हो, तो समय से शादी होने की संभावनाओं पर बल मिलता है, लेकिन थोड़ी सी रुकावट शनि देव के 7वें होने के कारण थोड़ी सी रुकावट होने की संभावनाएं बन जाता है। अब इससे अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। सप्तमेश जो 7वें भाव का स्वामी है, इस उदाहरण कुंडली में 7वें भाव के स्वामी शनि देव हैं। यदि सप्तमेश कम से कम लग्न कुंडली यानी कि D1, दृष्कान कुंडली D3, D9 कुंडली यानी कि नवमांस कुंडली, इन तीनों कुंडलियों में अच्छे स्थिति में हो, 7वें भाव का स्वामी कम से कम इन 3 कुंडलियों में अच्छे स्थिति में हो। अब लग्न कुंडली में शनि देव की स्थिति खराब है, नीच के हैं। शनि देव का अंशात्मक मान 21-51 है, तो यह तीसरे दृष्कान में है। तो तीसरे दृष्कान में कौन सी राशि हो जाएगी, तो जिस राशि में शनि देव है उससे नवम यानी कि 9 नंबर की राशि में, यह 9 नंबर की राशि में D3 में चले गए, D9 में 7 में चले गए। स्थिति इनकी अच्छी नहीं हुई, स्थिति अच्छी नहीं हुई, लेकिन कम से कम 2 कुंडली में तो अच्छे हैं ना। दृष्कान कुंडली में भी अच्छा है, नवमांस कुंडली में भी अच्छे स्थिति में है, अपने मित्र की राशि में, अपने उच्च राशि में। केवल लग्न कुंडली में ही तो नीच के हैं, नीच की राशि में है, स्थिति ठीक ठाक है। सूत्र को पुनः समझे कि यदि सप्तमेश अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में शुभ राशि में हो, अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अच्छी राशि में हो, सूत्र है कि 7वें भाव का स्वामी अधिकांशतः कुंडलियों में अच्छे राशि में हो एवं शुक्रदेव यदि पुरुष की कुंडली है, 7वें भाव का स्वामी अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अच्छे स्थिति में हो और शुक्रदेव 7वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में हो, तो शादी में विलंब नहीं होता या शादी में समस्याएं नहीं नहीं रहती। हो। अगर यही महिला की कुंडली हो तो 7वें भाव का स्वामी अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अपने मित्र राशि, अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हों और देव गुरु बृहस्पति 7वें भाव, 11वें भाव या दूसरे भाव में हो, तो शादी में समस्याएं न के बराबर हो।
सबसे बड़ी बात यह है कि लग्न के डिग्री को देखें, यहां पर लग्न का डिग्री 6-21 है। कितना है इस उदाहरण कुंडली में? 6-21। 6-21 है। तो लग्न में यदि कोई ग्रह बैठा है, पुरुष की कुंडली है या महिला की कुंडली, किसकी है इसके लिए अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को ज्यादा देखें, महिला की कुंडली है तो गुरु को। देव। सबसे उत्तम सूत्र जो हमारे गुरुजनों का कहना है कि लग्न के अंशों को देखें और लग्न के अंशों से 3-20 से कम के दूरी पर कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में यानी कि लग्न भाव में या 7वें भाव में हो और वह ग्रह शुभाग्रह हो। क्या हो? वो ग्रह शुभाग्रह हो, यानी कि लग्न के अंशों के करीब में ग्रह का अंश हो और वह ग्रह कौन हो? तो शुभाग्रह हो। यानी कि लग्न में कोई शुभाग्रह हो, शुक्र हो या गुरु हो या पुरुष के लिए शुक्र की ज्यादा प्रधानता दी जाती है। यदि शुक्र देव लग्न में है या 7वें भाव में है और लग्न के अंशों के नजदीक में अंश है तो शादी होने की संभावनाओं में बल मिलता है, यानी कि शादी में समस्याएं न के बराबर आता है, क्योंकि वह शुभाग्रह जो है जब लग्न के अंश के बराबर रहेगा तो दृष्टिपात करेगा तो वही बातें आ जाएगी ना, क्योंकि फायदा तो लग्न को होना है, लाभ तो लग्न को मिलना है और लग्न के अंश के नजदीक में ही रहेगा तो प्रभाव तो लग्न पर ज्यादा दे देगा ना। जी गुरु। या जो शुभाग्रह 7वें भाव को देख रहे हैं, क्योंकि विवाह के लिए देवगुरु बृहस्पति भी मांगलिक कार्यों के कारक कहे गए। अगर देवगुरु बृहस्पति ही अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लग्न का अंश 6-21 और 5 अंशों के हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इनका अंश फिर यहाँ पर तो वही करीब आ गया ना। जी गुरु। यानी कि 7वें भाव को या लग्न को कोई शुभग्रह देख रहा हो और उनका अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान के करीब हो तो विवाह की संभावना में बल मिलता है, मतलब उचित समय में विवाह होता है, उचित समय में विवाह होने के योग बनते हैं। यह तो हुआ ग्रहों के कुछ योग पर आधारित है। ग्रहों के योग से भी शादी होती। अच्छा, ये तो हुआ उचित समय से शादी होने के योग। कुछ होता है शादी के लिए विलंब योग। हालांकि शादी के विलंब योग पर तो काफी लंबी क्लास हो सकती है, शादी में विलंब पर हम लोग आने वाले कक्षा पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उचित शादी के जो समय के योग पर हम लोगों ने जो चर्चा किया तो कुछ विलंब पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेट से विलंब से शादी होने की योग, यह तो हुआ उचित शादी के योग। अब विलंब शादी, विलंब से शादी होने के कुछ प्रमुख योग होते हैं। वह क्या होता है? तो लग्नेश, सप्तमेश, महिला के लिए गुरु, पुरुष के लिए शुक्र। तो यदि यहाँ पर लिखने में तो हम लोगों ने 4 लिख लिया, लेकिन वास्तव में तो 3 ही हुए ना। यदि महिला की कुंडली है तो लग्नेश, सप्तमेश एवं गुरु, पुरुष की कुंडली है तो लग्नेश, सप्तमेश एवं शुक्र। वास्तव में तो 3 ही हुए ना। तो ये तीनों कमजोर हों, ये तीनों कमजोर हों, कमजोर
कब हो जाता है व्यक्ति, जब शत्रु राशि के घर में होता है तो कमजोर हो जाता है, नीच के होता है तो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव तो अपने, इसी उदाहरण कुंडली की बात की जाए तो सूर्यदेव लग्नेश है, अपने मित्र की राशि में है, अंशात्मक मान से भी 23-15 है, कमजोर नहीं है, खराब नहीं है। नवमांश में भी देखा जाए तो अपने मित्र की राशि में है, लग्नेश खराब कमजोर है, निर्बल है नहीं नहीं है। किसी बुरे भाव के स्वामी से दृष्ट भी नहीं है, पीड़ित भी नहीं है, शनि से भी पीड़ित नहीं है, मंगल से भी पीड़ित नहीं है, राहु केतु किसी से भी पीड़ित नहीं है। सप्तमेश की बात की जाए तो सप्तमेश नीच का तो है, परंतु नवमांश में उच्च का हो गया, अच्छा स्थिति हो गया। अगर महिला की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति भी मंगल की राशि में है, ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं है। अगर महिला की, हाँ, अगर पुरुष महिला की बात की जाए तो गुरुदेव भी ठीक है। अगर पुरुष की बात किया जाए तो शुक्रदेव, तो शुक्रदेव का भी अंशात्मक मान 834 है, अंश से भी ठीक ठाक है, अंश से 0 नहीं है, यानी कि 0 अंश के आसपास में, 29 से लेके 2 अंशों तक या 1 अंशों तक के अंशात्मक मान से कमजोर हो जाते हैं, निर्बली हो जाते हैं। या राहु से युक्त दृष्ट हो, राहु से युक्त हो जाता है तो ग्रहण योग में होने के कारण निर्बली हो जाता है। तो यहाँ पर तो कोई भी ग्रह निर्बल नहीं है ना, कि निर्बली अवस्था में है, सब ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पर सूत्र यह बनता है, हमारे गुरुजनों का कहना है कि जिस व्यक्ति की कुंडली हो, यदि पुरुष की कुंडली हो, तो लग्नेश को देखें, सप्तमेश को देखें और शुक्र को देखें। अगर यह तीनों ही निर्बलीय अवस्था में हैं और यह तीनों स्थिर राशि में बैठा हुआ हो, इस राशि में बैठा हुआ हो, तीनों स्थिर राशि में, स्थिर राशि में हो। स्थिर राशि कौन कौन से होते हैं, तो 2, 5, 8 और 11, यानी तो देर से शादी होने की संभावना में बल मिल जाता है, देर से शादी होने की संभावना बनती है। जो यह सूत्र यहाँ पर इस कुंडली पर लागू नहीं होता। दूसरा सूत्र, लग्न भाव और सप्तम भाव दोनों ही भावों में पापग्रह की स्थिति युति बनती हो, यानी कि लग्न भाव में भी पापग्रह की स्थिति बनती हो। अब यहां पर लग्न भाव में पापग्रह तो कोई नहीं है, अगर सूर्यदेव है तो अगर पाप कर्तरी की बात की जाए तो सूर्यदेव स्वयं लग्नेश है, लग्नेश से कोई भी भाव पाप कर्तरी में नहीं जाता, दूसरे भाव को कोई पापग्रह देख नहीं रहा है, लग्न भी पाप कर्तरी में नहीं है, सप्तम भाव भी पाप कर्तरी में नहीं है, लग्न भाव पर पापग्रह की युति दृष्टि नहीं बन रही, स्थिति दृष्टि नहीं बन रही है, सप्तम भाव पर भी पापग्रह की स्थिति दृष्टि नहीं बन रही है। खास करके अगर लग्न और सप्तम दोनों ही शनि या राहु से, शनि या राहु इन्हीं दोनों से अगर पीड़ित हो जाए, यानी कि दोनों में शनि और राहु का प्रभाव हो जाए और शुक्र की स्थिति भी खराब हो, शुक्र की स्थिति भी खराब हो, यानी कि शुक्र नीच का हो जाए, तो विवाह देर से होता है या विवाह में काफी समस्याएं आती है, या देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो जाए और लग्न और सातवां दोनों ही शनि राहु से पीड़ित हो जाए या पापग्रह से पीड़ित हो जाए, महिला की कुंडली हो, तो शादी देर से होती है और शादी में समस्याएं काफी आने की समस्याएं मिलती है। देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो और 7वें भाव का स्वामी नीच राशि में हो और नवमांश में भी खराब स्थिति हो, यानी कि नवमांश में भी नीच भंग ना हो,
देव गुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में हो और 7वें भाव का स्वामी लग्न कुंडली में नीच का हो और नवमांश में भी कम से कम नीच भंग न हो, वह चंद्रमा से केंद्र में होना, दूसरे कायदों से नीच भंग होना, वह दूसरा बात है, लेकिन नवमांश में उच्च का हो जाना वह दूसरा बात है, यह ज्यादा प्रभावी हो जाता है। यानी कि लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में हो, 7वें भाव का स्वामी नीच का हो और नवमांश में भी स्थिति उसकी अच्छी नहीं हो, तो शादी बड़े देर से होती है, बहुत समस्याओं के बाद में शादी होती है। अगर यही 7वें भाव का स्वामी नीच का हो और शुक्र देव 8वें भाव में हो और पुरुष की कुंडली हो तो विवाह में बाधा, विवाह में बाधा भी, और हम ऐसे कह सकते हैं कि यह विवाह में दुराव भी। अगर एक तो विवाह में समस्याओं के साथ में शादी होती है, शादी होने के बाद में भी समस्याओं का दौर चल पड़ता है। चलता रहता है। ये वाली बातें हुई। कुछ योग ऐसे भी होते हैं, एक तो हम लोगों ने अभी तक दो दो विषय वस्तुओं पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। आज की कक्षा यह शादी के योग पर, यह प्रारंभिक कक्षा ही समझा जाए। उचित शादी के योग पर हम लोगों ने कुछ बेसिकली बातें समझा। विलंब से शादी या समस्याओं के या देर से शादी होने के योग पर हम लोगों ने चर्चा किया। कुछ ऐसे योग होते हैं जो काफी समस्या देते हैं। शादी में काफी समस्या होने के योग भी कुंडली में बनते हैं। वह कैसे, तो उस पर भी हम लोग एक दो सूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। गुरुजी, शादी होने में या शादी मैरिड लाइफ में? नहीं ना, मैरिड लाइफ दूसरी बात है। अभी तो हम लोग शादी होने में ही समस्याएं, अभी शादी होगी तब तो मैरिड लाइफ की तो समस्याओं पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो विवाह में काफी समस्या हम लोग कुंडली में कैसे देखते हैं, उस पर भी दो चार सूत्र हम लोग अध्ययन कर लें। तो 7वां भाव खराब हो, 7वां भाव खराब हो। 7वां भाव खराब का मतलब कि विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव हो 7वें भाव पर। विच्छेदात्मक ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य। सूर्य भी होते हैं गुरुदेव। हाँ, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इनमें से, इन पांचों में से कम किसी दो ग्रहों का प्रभाव 7वें भाव पर हो। एक 7वें भाव के स्वामी पर भी इन पांचों में से किसी दो का प्रभाव हो, एवं पुरुष की कुंडली हो और शुक्र देव पर भी इन पांचों में से किसी दो का प्रभाव हो, साथ ही दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें में हो। शादी में महत्वपूर्ण भूमिका किस भाव का होता है? शादी तो होती है लग्न का, शादी होता है लग्न का। गुरुजी फिर से बताएंगे ये सूत्र जरा। हाँ, फिर हम बतला देते हैं। शादी किसकी होती है? लगन की। लग्न की। किसके साथ होता है? सप्तम के साथ, सप्तमेश के साथ। लग्न का शादी होता है 7वें के साथ होता है
और शादी करवाता कौन है? सेकंड हाउस। शादी करवाता है दूसरा भाव, सेकंड हाउस। हो गया, सूत्र क्लियर बन गया। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है हमारा कुटुंबी जन होता है, तो बगैर कुटुंबी जन के सहयोग से शादी तो हो नहीं सकती ना। तो यह सूत्र तो अपने आप में बन गया, किसी पुस्तक की तो हम लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि सातवां भाव और सप्तमेश और शुक्र, यदि पुरुष की कुंडली है तो शुक्र, इन तीनों पर इन पांचों विच्छेदात्मक ग्रहों में से किसी दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो शादी नहीं होती है। नहीं तो नहीं कह सकते। काफी समस्या होता है उपाय करने के बाद में, ढेर सारी उसमें शादी में काफी समस्याएं होने को साथ ना। गुरुजी तीनों पिट गए फिर तो बड़ा मतलब इधर तो तीनों पीटे और साथ में दूसरा भाव जो जिसके द्वारा शादी होता है, जिसके माध्यम से शादी होता है, वह भी तो कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में हो गया, वह भी तो फल खराब कर रहा है ना। जी जी गुरुजी जी। अगर महिला की कुंडली हो तो यही शुक्र को न लेकर के गुरु को ले लेंगे। सातवें भाव का स्वामी भी निर्बल हो। निर्बल का मतलब यह है कि सातवें भाव का स्वामी नीच का हो जाए, शत्रु राशि में होकर के पीड़ित हो जाए, अंशात्मक मान से 0 अंशों के आसपास में हो, या लग्न के डिग्री से 15 अंशों की दूरी पर हो, यानी कि भाव संधि पर हो जाए। भाव संधि मतलब आप लोग समझते हैं, सातवें भाव के तो लग्न के अंश यहाँ पर 6 21 है, इसमें 15 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 15 6 21, यानी कि सातवें भाव का स्वामी 21 इस लग्न के आधार पर 21 अंश के आसपास का हो जाए, यानी कि भाव संधि पर या लग्न संधि पर। हालांकि भाव संधि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भाव संधि तो कोई करता नहीं जल्दी, लेकिन हर लग्न के अंश से 15 अंश की दूरी पर, यानी कि सातवें भाव का स्वामी शुक्र निर्बल हो, अस्त हो, लग्न के अंशों से 15 डिग्री की दूरी पर हो, या लग्न संधि पर हो, भाव संधि पर हो, और सातवें भाव में शनि हो, सातवें भाव में शनि हो या राहु हो, तो विवाह में काफी समस्याएं आती। समस्याएं आती है। इसके बाद में लग्न भाव, दूसरा भाव एवं सातवां भाव, तीनों ही भाव पाप प्रभावित हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन तीनों भावों में किसी भी भाव पर न हो, सप्तमेश भी कमजोर हो, तो शादी में काफी समस्याएं। हालांकि पुस्तकों में कोई कोई ग्रह लोग बोल देता है कि शादी नहीं होती है ऐसे योग में, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। शादी तो सभी की होनी चाहिए, और होता भी है। उपाय किए जाते हैं। लास्ट वाला पेज एक बार बता दीजिए सूत्र। हाँ, कहने का मतलब है कि लग्न भाव, दूसरा भाव, लग्न भाव, दूसरा भाव एवं सातवां भाव, इन तीनों भावों में पापग्रह की स्थिति बने, पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो, शुभ ग्रह की दृष्टि युति का अभाव हो, तो शादी जल्दी नहीं होती।
सर एक चीज और बताई थी आपने पिछली बार, वो रिपीट नहीं हुई। हाँ जी बोलिए। कौन सा के बारे में बताया था आपने? है जी। सातवें भाव के स्वामी के बारे हाँ वो सर नीच का अंश वो अस्तो है सर ना। हाँ, तो कहने का मतलब हमने यह कहा था कि सातवें भाव का स्वामी, सातवें का स्वामी अस्तो ऐसा था क्या? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं ना, अपना मिटा देने दीजिए। सातवें का स्वामी और पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र, दोनों ही निर्बल हो, दोनों ही निर्बल हो। निर्बल का मतलब होता है कि अस्त हो, नीच राशि में हो, या भाव संधि के करीब में हो, या लग्न संधि। तो यही तो 6-21 है, लग्न का अंश तो इससे 15 डिग्री की दूरी पर हो, यानी कि 6-21 है तो 15-6-21, 21 अंशों पर हो, तो भी तो यह फल नहीं देते हैं ना। भाव संधि पर या लग्न संधि पर के ग्रह फल देते हैं? नहीं देते गुरुदेव, अब क्लियर हो गया, नहीं। धन्यवाद। राहु केतु का प्रभाव गुरुजी। हाँ, और साथ में स्थितियां ऐसी बनती हो, और साथ में शनि या राहु सातवें भाव में हो, तो अगर महिला की कुंडली हो तो सातवें भाव के स्वामी एवं गुरुदेव की यही स्थिति हो, और सातवें भाव में शनि या राहु हूँ। सूर्य चंद्रमा एवं शुक्र, सूर्य चंद्रमा एवं शुक्र, ये तीनों ही ग्रह नवमांश कुंडली में युक्त हों, शुक्र, सूर्य एवं चंद्रमा, इस तीनों ग्रह की पुरुष की कुंडली हो, शुक्र, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों की युति नवमांश कुंडली में हो, और कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में हो। मतलब चंद्रमा शुक्र अस्त हो गए। अस्त थोड़े हो गए, अस्त तो देखा जाता है लग्न कुंडली से, नवमांश कुंडली से नहीं। यानी नवमांश कुंडली में शुक्र, सूर्य एवं चंद्रमा की युति हो, और यह तीनों की युति कहाँ हो? नवमांश कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में। या अगर महिला की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्रमा इन तीनों की युति हो, और नवमांश कुंडली के किस भाव में हो? 6-8 में 12। 6-8-12 में। 6-8-12 में हो, तो शादी में काफी समस्याएं आती। अगर अब यहाँ पर शुक्र है, पुरुष की कुंडली है और शुक्र देव से युक्त हो गया, अगर यहीं पे मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में अगर यह सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति हो गई, और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखा जाता है, तो यह योग नहीं लागू हुआ, यह योग प्रभावहीन हो गया। परिहार हो गया गुरुदेव। हाँ, अगर यही महिला की कुंडली है और सूर्य चंद्रमा के साथ में गुरु की युति है, और शुक्र के द्वारा दष्ट हो जाए, तो फिर परिहार हो गया। परिहार हो जाता है। आशा करते हैं कि आज की यह पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, और जी गुरुदेव। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में अगर कहीं से कोई अगर समस्या है या न समझ में आए बात, तो आप लोग समूह में लिख सकते हैं या वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। और आज की कक्षा कैसी लगी, कृपया बहुत आप लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी। सर्वोत्तम है सूत्र गुरुजी, बहुत सर्वोत्तम, अच्छे थे। इससे बढ़िया हो नहीं सकता।
न न बात बढ़िया की नहीं है। यदि आप लोगों को आज की कक्षा कैसी लगी, समूह में आप लोग लिख बहुत सकते हैं। ज्ञानवर्धक थी गुरुजी। अवश्य हाँ। गुरुदेव। गुरुदेव जानकारी भी मिली, आनंद भी आया। अच्छा जी, सूत्र आज की लगा के कक्षा फिर कैसी अपना लगी? बताएंगे गुरुजी, ग्रुप में लिखेंगे। नहीं, हमने तो समूह खोल दिया, समूह में खुला हुआ भी है और मैसेज भी कर दिया कि आज की कक्षा कैसी लगी, आप लोग लिख सकते हैं। और यदि 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए।